वेलकम टू अप यूपीएससी चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 13। तो बिफोर वी स्टार्ट द आर्टिकल 13, आप मुझे बताइए आर्टिकल 8 कौन सा है, कमेंट में। ओके, तो आर्टिकल 13 क्या कहता है देखो, इट डिक्लेयर्स लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स वॉइड एंड एस्टेब्लिश जुडिशियल रिव्यू। समझ नहीं आया ना कुछ? या राइट, इसलिए देखो मैंने इधर एक डेफिनेशन लिखी है। इट स्टेट्स दैट एनी लॉज दैट आर एग्जिस्टिंग इवन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड आर नाउ इन कॉन्फ्लिक्ट विथ फंडामेंटल राइट्स विल नाउ बिकम इनवैलिड इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट, देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि फंडामेंटल राइट्स है ना, ये दे आर निगेटिव इन नेचर। ये स्टेट को बताता है कि स्टेट आप ये नहीं कर सकते, स्टेट आप वो नहीं कर सकते। तो स्टेट यानी क्या, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कौन सा आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है, लोकल अथॉरिटीज़ आता है। ये सब हमने आर्टिकल 12 में डीपली स्टडी किया है, राइट। तो ये बताता है कि गवर्नमेंट ऐसे कोई भी लॉज नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स तोड़ दे। ये देखो किधर है, ये देखो, गवर्नमेंट ऐसे लॉज नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स तोड़ दे। अभी इसका एग्जांपल क्या है देखो, स्टूडेंट्स अंडर 22 एज। अभी मैंने ये एग्जांपल अपने मन से लिया, ओके। स्टूडेंट्स अंडर 22 एज सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। अभी आप बोलोगे कि 22 एज ही क्यों? क्योंकि बहुत से हम मतलब यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते रहते हैं। अभी जो यंग जनरेशन है वो भी वीडियोज़ बनाते रहते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं, मतलब जो सच्चाई है, रियलिटी है ना गवर्नमेंट की, वो हमें दिखाते हैं। एंड इट्स गुड अकॉर्डिंग टू मी, ओके। तो मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया है? स्टूडेंट्स अंडर 22 एज सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। तो ये तो क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ। अभी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ, मुझे पता है फ्रेंड्स, आपको फंडामेंटल राइट्स बोले तो अभी कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होने वाला है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक बोले तो जब हमारा आर्टिकल, हाँ, अब से फंडामेंटल राइट्स चालू हो गए हैं हमारे, राइट। सॉरी, आई फॉरगेट इट। फंडामेंटल राइट्स, इसे फंडामेंटल क्यों कहा है? क्योंकि दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फंडामेंटल यानी मूलभूत। जैसे हम बोलते हैं कि सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही ये राइट्स जो है, जो दिए गए हैं आर्टिकल 12। ये देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में अभी मैं बोल रही हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में ये भी और एक बता देती हूँ चीज़ कि ये आते हैं आर्टिकल 12 to 35। इसमें आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स, पहले फंडामेंटल राइट्स 6 थे, फंडामेंटल राइट्स 7 थे, अभी उससे क्या हो गया, 6 हो गए। क्यों? क्योंकि और एक राइट रिमूव किया गया है, और वो राइट है, मैं इधर लिख देती हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट। ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिमूव किया गया। ये था फंडामेंटल राइट्स 7। ये फंडामेंटल जो राइट है ना, ये 7 वाला था। फंडामेंटल राइट्स कौन सा था? ये 7 वाला था। अब आप मुझे मतलब ऐसे आपको डाउट हो रहा है ना, फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने पहले कभी तो कुछ बोला ही नहीं है, मैंने कभी इसका सब्जेक्ट ही नहीं निकाला। आपको पता है, डू यू नो वाई? बिकॉज मैंने पहले ही अपने वीडियो में, मतलब मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं आर्टिकल्स, इंडियन पॉलिटी के सिर्फ आर्टिकल्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये मैंने बोला था। अगर मेरे व्यूवर्स और जो हॉनेस्ट कमेंट करते हैं, अननोन पर्सन स्पेशली, अगर मैं उनको देखते हुए मैं आगे और इम्प्रूव करूँगी और पूरा इंडियन पॉलिटी अपने चैनल पे कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी, ओके। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू गाइज, ओके। इसके बारे में मुझे, मतलब ये आर्टिकल राइट टू जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्यों रिमूव हुआ, इसके बारे में बहुत कुछ पता है मुझे, लेकिन सैडली मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि जो नेक्स्ट आर्टिकल्स, मेरा जो मेन टारगेट है वो कंप्लीट नहीं होगा फिर, ओके। तो ये मैं क्या बोल रही थी, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ, इसका मतलब आर्टिकल 19 ये जो है ये वायलेट हुआ। आर्टिकल 19 हमें ये बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, मुझे पता है ये जो आर्टिकल 19 है ना, ये हमने अभी नहीं किया है, हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आर्टिकल 19 बोलता है। इसका मतलब आपको बोलने का अधिकार है,
आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता होगा रिसेंटली नेपाल में जो जेनजी ने प्रोटेस्ट किया था, क्यों किया था पता है आपको? क्योंकि नेपाल के गवर्नमेंट ने क्या किया था, सोशल मीडिया पे बैन किया था। क्यों? क्योंकि जो नेपाल के जो सिटीजन्स थे ना, वो अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके वीडियोस बना रहे थे, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे थे। इसलिए नेपाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इससे अच्छा हम सोशल मीडिया को ही बैन कर देते हैं। ऐसे नेपाल में बोला गया था, इसलिए जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था। अगर इंडिया में भी ऐसे हुआ तो प्रोटेस्ट ज़रूर होगा, लेकिन प्रोटेस्ट होने से पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है ये बहुत प्रोटेक्टेड है। मैं आपको बता देती हूँ, ये आर्टिकल 13 है। मैंने आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉज नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को तोड़ दे, राइट? वो मतलब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई लॉज नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। ओके, मतलब आप समझ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितने इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसको कितना वैल्यू दिया गया है, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमें ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अभी ये दोनों क्या है? आपको लगता होगा ना कि दोनों सेम है, बोथ आर सिमिलर। यस, नो, डू यू थिंक बोथ आर सिमिलर? नो, दे आर नॉट सिमिलर, दे आर द डिफरेंट कंसेप्ट। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये हमने लिया है ब्रिटेन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये कंसेप्ट लिया है अमेरिका से। अभी अमेरिकन कंसेप्ट क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इट प्रोवाइड्स इक्विटी। अभी इक्वालिटी और इक्विटी इसका मतलब क्या है मैम, राइट? सॉरी, इक्वालिटी और इक्विटी मैं आपको कैसे समझाऊँ? हाँ, हमें पता है एग्ज़ाम के टाइम पे जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल के बता दूँ कि जो डिसेबल्ड पर्सन रहता है उसे एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। क्यों? बिकॉज दैट पर्सन इज़ डिसेबल्ड, राइट? जितना टाइम, मतलब अगर दोनों को इक्वल टाइम दिया गया तो वो पीछे रह जाएगा, एग्ज़ाम में पीछे रह गया, इसका मतलब उसे जॉब भी नहीं जल्दी नहीं मिलेगी। इनडायरेक्टली वो समाज पे मतलब इम्पैक्ट होता है, मतलब वो समाज में पीछे रह जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन सिस्टम निकाली। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि मतलब जिसे रिजर्वेशन मिलता है वो बोलते हैं कि रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जिसे नहीं मिलता वो बोलता है ये तो पार्शलिटी हो गई। अरे नहीं भाई, पार्शलिटी नहीं है, ये सिर्फ लोगों को, मतलब हमारे बराबर लोगों को इक्वल ट्रीट करना है ना। कब इक्वल ट्रीट करेंगे? जब वो हमारे साथ मतलब एक इक्वल स्टेटस मेंटेन रहेगा, राइट? तभी तो होगा ना इक्वल, तब तो रिजर्वेशन सिस्टम ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ है, इसे बुरी चीज़ नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स ने है जो बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है। ओके, किसी के फेवर में आके नहीं बनाया उन्होंने। अभी डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी, अभी देखो ये बहुत ईजी है। इक्वालिटी सेम ट्रीटमेंट, इक्विटी फेयर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू नीड। अभी इक्वालिटी हमें बताते हैं एवरीवन इज इक्वल फॉर लॉ। ये देखो मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया है, ये इससे आपको 2 मिनट में समझ आएगा। एग्जाम्पल हम बहुत बार मूवीज़ में सुने होते कि कानून अंधा होता है, ये अर्लियर था। लेडी जस्टिस जो थे उनके आंखों पे क्या था? पट्टी थी, राइट? क्या बोलते थे? कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है। इसका मतलब क्या है? कानून ये नहीं देखता कि आप कौन से प्लेस से बिलोंग करते हो, आपका रिलीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका हायर स्टेटस है या लोअर स्टेटस, राइट? ये नहीं देखता, इसीलिए कानून अंधा होता है, ये देखा था। लेकिन रिसेंटली वो भी चेंज हो गया है। लेडी जस्टिस क्या चेंज हो गया है? उनके जो आंखों से जो पट्टी है वो निकाला गया है, और इस मतलब इट डिनोट्स ट्रांसपेरेंसी इन लॉज। ओके, और क्या चेंजेस हुए हैं? हाँ, पहले लेडी जस्टिस के हाथ में तराजू था। हाँ, तराजू तो अभी भी है। ओके, तलवार था। तलवार की जगह क्या दिया गया है? अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इस मतलब देखो ना, आपने तलवार हटा के हमने कॉन्स्टिट्यूशन रखा है, राइट? इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, और ये पावर हमें कब समझ आएगी? जब हमें अपने खुद के बेसिक ह्यूमन राइट्स पता होंगे, तब हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू और पावर समझ आएगी। अंटिल वी डोंट अंटिल हमें कुछ मतलब इतना वैल्यू नहीं रहेगा, हमें लगेगा संविधान सिर्फ रटने के लिए पढ़ना है या फिर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। नो गाइस, समझने के लिए पढ़ो, दैट्स अ मोर इम्पॉर्टेंट। इक्विटी
इक्विटी में हमें मैंने बताया है कि रिजर्वेशन सिस्टम फॉर माइनॉरिटीज़ और फाइनेंशियल बैक, इसलिए हम बोलते हैं ना SC ST EWS, इनको हम क्या बोलते हैं, SC ST को हम रिजर्वेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ना कि उन्हें हमसे आगे लेके जाना है। ओके, अभी कुछ SC ST पीपल के लोग इसका गैरफायदा लेते हैं, डिसएडवांटेज यही है। कुछ लोग लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग ऐसे ही है। ओके, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो आपको आर्टिकल 14 क्या बताता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, बेसिकली ये है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 15, ये थोड़ा ही है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन। आर्टिकल 15 हमें ये बताता है कि आप जो चीज़ दिए गए, मैं आपको बताती हूँ, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस और क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, 3 4 5, हाँ, ये 5 चीज़ों पे बेस पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं, तो कास्ट, जेंडर तो बिल्कुल नहीं, रेस भी नहीं, कलर, बेसिकली इंडिया में कलर के रिलेटेड होता है, तू काला है मैं गोरा हूँ, ऐसे लाइट। और प्लेस ऑफ बर्थ में एक एग्जांपल है, रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें लोग, मणिपुरी जो लोग हैं उनको चाइनीज़ कह के चिढ़ा रहे थे। वाई? क्योंकि उनका फेस थोड़ा रिजेंबल करता है, बिकॉज देयर फेस रिजेंबल्स विद द चाइनीज़ पीपल, सो दैट, क्या वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है? अगर उनका फेस चाइनीज़ लोगों से मतलब मिलता जुलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है। ओके, इसलिए बहुत बार जो नॉर्थ ईस्ट मतलब जो हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स, जो हम बोलते हैं ना 7 सिस्टर्स स्टेट्स जो है ना, नॉर्थ ईस्टर्न, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, ये जो लोग हैं ना, उनको बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है।